हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, टीजीटी, पीजीटी और एलटी के, उन्हीं को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो पहला है एज फूड, भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम, अल्वा, क्लोरेला, इन सब का यूज किया जाता है भोजन के रूप में अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग क्षेत्रों में। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से किस शैवाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्पाइरुलिना, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है। इसके बाद दूसरा है एज फोडर, जानवरों के चारे के रूप में। जानवरों को चारा के रूप में खिलाया जाता है। जो सी वीड्स होते हैं, समुद्री घास होते हैं, जिनमें फ्यूकस आता है, लैमिनेरिया आता है, सारगासम आता है। तो ये जो फियोफाइसी के सदस्य हैं, इनमें ज़्यादातर का यूज फोडर के रूप में या जंतुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अगला है एगार एगार। ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि रेड एल्गी रोडोफाइसी के शैवालों से प्राप्त होता है। उनमें खासकर जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और कांड्रस, ये तीनों प्रमुख है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि इनमें से एगार एगार किससे प्राप्त होगा। तो तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, विकल्प में तीनों भी हो सकता है, इनमें से कोई एक भी हो सकता है। तो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और कांड्रस, इनसे एक स्पेशल पदार्थ प्राप्त होता है जिसे एगार एगार के नाम से जानते हैं। एगार एगार का प्रयोग कल्चर मीडिया में किया जाता है। लैब में जब किसी भी चीज़ का कल्चर किया जाता है, उसे ग्रो किया जाता है, तो उस कल्चर मीडियम में एगार एगार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बेकरी में भी एगार एगार का उपयोग होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दवाओं में भी एगार एगार का यूज़ किया जाता है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती हैं, क्रीम वगैरह बनाने में भी एगार एगार का यूज किया जाता है। तो यहाँ से एगार एगार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस शैवाल से प्राप्त होता है या किस क्लास के शैवाल से प्राप्त होता है। तो क्लास पूछेगा तो रोडोफाइसी होगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल पूछेगा तो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और कांड्रस हो जाएगा। इसके बाद अगला है कैरागिनिन। तो कैरागिनिन भी एक स्पेशल पदार्थ है जो कि कांड्रस, क्रिस्पस और जिगार्टिनिया नामक शैवालों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सूप बनाने में, सॉस बनाने में, मिल्क शेक बनाने में, चीज़ या पनीर में, जेली में और क्रीम्स, पेंटिंग और प्रिंटिंग उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कैरागिनिन का उपयोग ब्लड कागुलेंट के रूप में भी किया जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से किस पदार्थ का उपयोग ब्लड कागुलेंट या रक्त स्कंदक के रूप में किया जाता है, रक्त को जमाने के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कैरागिनिन। और प्राप्त किससे होता है? कांड्रस, क्रिस्पस और जिगार्टिनिया नामक शैवाल से। तो मुख्य उपयोग तो इसका हो गया सूप बनाने में, सॉस बनाने में, मिल्क शेक, चीज़, जेली, क्रीम्स, ये सब। इसके अलावा पेंटिंग और प्रिंटिंग में भी इसका उपयोग होता है, और ब्लड कागुलेंट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पर एक और पदार्थ कैरागिनिन की तरह होता है एल्जिन। तो जो एल्जिनेट होते हैं, एल्जिन के जो साल्ट होते हैं, उन्हीं को एल्जिनेट्स कहा जाता है। ये फियोफाइसी के सदस्य लैमिनेरिया और फ्यूकस से प्राप्त होता है। इसका उपयोग थिकनर के रूप में किया जाता है, मतलब कि गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है इंडस्ट्री में। इसके अलावा इमल्सिफायर के रूप में
जेलिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो फायर प्रूफ फाइबर्स बनते हैं, मतलब ऐसे फाइबर्स जिनमें आग नहीं पकड़ती है, उसमें एल्जिन का उपयोग किया जाता है। तो एल्जिनेट्स जो हैं ये मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा कि इनमें से किसका उपयोग फायर प्रूफ प्लास्टिक बनाने में किया जाता है या फाइबर बनाने में किया जाता है। तो इसका जवाब होगा एल्जिनिन विकल्प में रहेगा, तो एल्जिनिन लगाएंगे या फिर इसका साल्ट एल्जिनेट्स हो जाएगा। इसके बाद अगला है डायटोमाइट। डायटोमाइट क्या है कि ये डायटम्स जब यहाँ पर डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उनका जो जीवाश्म बचता है उसी जीवाश्म को कहते हैं डायटोमाइट। इसका उपयोग साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है। जैसे आजकल जो ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अपना एक ऐसा स्टूडियो सेटअप करवाते हैं कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आने पाए, नहीं तो फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। तो वो दीवारों पर एक स्पेशल पदार्थ लगवाते हैं जो कि डायटोमाइट होता है। इससे ना तो अंदर की आवाज़ बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है, तो किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसके अलावा इसके और भी कई उपयोग हैं। तो इसके बाद अगला है एंटीबायोटिक। तो यहाँ पर क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है जो कि विभिन्न रोगों में उपयोग में ली जाती है। आयोडीन ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लोरेलिन इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्लोरेला से प्राप्त होती है। यहाँ से सीधा पूछेगा कि इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक शैवाल से प्राप्त होती है, दे देगा पेनिसिलिन होता है या फिर क्लोरेलिन होता है या फिर बैक्टीरिया से जो प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें आपने तमाम पढ़ा था, आरियोमाइसिन होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एंटीबायोटिक की जो बात करें तो एंटीबायोटिक का उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां हमें होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो उनके उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर शैवाल से प्राप्त होने वाली ये एकमात्र एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन। इसके अलावा जो आपने पढ़ा था फंजाई में, तो फंजाई में पेनिसिलिन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा भी 2-4 एंटीबायोटिक्स हमने बताया हुआ है। और बैक्टीरिया से तो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक निकलता है, लेकिन यहाँ पर शैवाल से केवल एक ही एंटीबायोटिक प्राप्त होती है क्लोरेलिन, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आयोडीन हमें प्राप्त होती है लैमिनेरिया से और फ्यूकस से। ये फियोफाइसी के सदस्य है। पूछा जाता है कि इनमें से किस शैवाल से हमें आयोडीन मिलती है, तो इसका जवाब लैमिनेरिया हो जाएगा। ब्रोमीन जो प्राप्त होती है ये रोडोफाइसी के सदस्य जिनमें पॉलीसाइफोनिया और रोडीमेनिया है, यहाँ से हमें ब्रोमीन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस, जो धान की फसलें होती हैं वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स, आलोसायरा, आसिलिटोरिया, नास्टाक, इन सभी शैवालों का, जो कि ज़्यादातर इसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी हैं सभी, इन सब का उपयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में, तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग किया जाता है। ये एजोला के साथ सिम्बायोसिस दिखाता है, सहजीवन दिखाता है और बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर अगला है सीवेज ट्रीटमेंट। शहरों में जो सीवेज होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए क्लोरेला, यूगलिना, क्लेमाइडोमोनास, सिंडेस्मस, ये सभी एक कोष की शैवाल हैं जिनका उपयोग सीवेज ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है। रिसर्च में एसिटाबुलेरिया का प्रयोग साइटोलॉजिकल और तमाम प्रकार के जेनेटिकल रिसर्चों में एसिटाबुलेरिया का उपयोग किया गया है। क्लोरेला का उपयोग फोटोसिंथेटिक रिसर्चों में किया जाता है, प्रयोगों में किया जाता है क्लोरेला का उपयोग। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये रिसर्च वाला इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से रिसर्च वाला पूछेगा इनमें से कौन सा शैवाल का प्रयोग रिसर्च में किया जाता है। अगर कोष की और जेनेटिकल रिसर्च की बात करेगा तो एस्टाबुलेरिया होगा और फोटोसिंथेटिक रिसर्च की बात करेगा तो क्लोरेला यहाँ से हो जाएगा। लार्विसाइड ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
जो विभिन्न प्रकार के मच्छर होते हैं उन मच्छर के लार्वा को खाने का कार्य भी कुछ शैवाल करते हैं, जिनमें कारा और नाइटेला प्रमुख है। ये मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं, इससे मच्छर को कंट्रोल करने में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो कारा नाइटेला ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जल में घुलित रेडियो एक्टिव पदार्थों को एब्जॉर्ब करने में भी कुछ शैवाल मदद करते हैं, जिनमें है पोरफायरा और क्लोरेला, यूग्लिना और सिंडेस्मस। ये जल में घुले हुए हानिकारक रेडियो एक्टिव पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल को स्वच्छ बनाते हैं। इसके बाद अगला है हार्मफुल फॉर पिसीकल्चर। मत्स्य पालन के लिए कुछ हानिकारक होते हैं शैवाल, जिनमें आसिलेटोरिया और एनाबिना प्रमुख है। ये मछली पालन के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बाद अगला है वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स का मतलब होता है कि जल में इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जल सड़ने लगता है। इनकी संख्या बढ़ जाने से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इससे जो जलीय जीव हैं वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वाटर ब्लूम्स का कारण है ये एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस और नास्टा। ये सभी शैवाल पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं और पूरा पानी सड़ा के रख देते हैं। इसके बाद अगला है इनह्यूमन इंटेस्टाइन। मानव की आंत में यहाँ पर सिमेंसिएला नामक शैवाल पाया जाता है मनुष्य की आंतों में, और कुछ शैवाल मनुष्य में एलर्जी का भी कारण बनते हैं। तो एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस ये गैस्ट्रिक ट्रबुल मतलब गैस उत्पन्न करते हैं पेट में जाकर के, वहाँ पर परेशानी उत्पन्न करते हैं। जबकि यहाँ पे लिंबिया और क्लोरेला ये स्किन एलर्जी का कारण बनते हैं। लिंबिया और क्लोरेला। एसिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट प्लांट सेल। यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा एसिटाबुलेरिया। रेड रस्ट ऑफ टी, चाय की पत्तियों पर लाल कीट रोग जो होता है वो सिफेलुरास के द्वारा होता है। और रस्ट डिजीज ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी पर जो रस्ट डिजीज होता है वो हेमिलिया वेस्टाटिक्स के द्वारा होता है। इसके अलावा कॉफ़ी पर हमने एक और बताया था, यहाँ पर सिफेलुरास के साथ साथ कॉफिया आप लगा देंगे तो वो भी अगर विकल्प में है तो वो भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर शैवालों का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समाप्त होता है। इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में जो स्पेशल एल्गी हैं उनमें से जो जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 2 या 3 लेक्चर में सभी एल्गी को कवर करके ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा पर चलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।